दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या दिल्ली चुनाव में बीजेपी के हाथ से नैरेटिव निकलता जा रहा है? ये मैं केवल लफ्ज़बाजी नहीं कर रही हूँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी हैं जो इस बात का इशारा करती है कि दिल्ली में बीजेपी काफी नर्वस है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में बीजेपी ने ही इसके संकेत दिए हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि मोदी सरकार का एक ऐलान कैसे सरकारी कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने वाला है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि एक बड़ा चुनावी घटनाक्रम देखने को मिला तब जब 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी मोदी सरकार ने। 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी देना मतलब सरकारी कर्मचारी जो कि देश भर में रह रहे हैं और वो लोग दोस्तों जिनको पेंशन मिलती है, उनको इसका सीधा फायदा मिलता है। लेकिन आप लोगों को जानकर कतई हैरानी नहीं होगी दोस्तों कि देश भर में जितने सरकारी कर्मचारी रहते हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या देश की राजधानी दिल्ली में है, और देश की राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही ये ऐलान हुआ दोस्तों, उसके कुछ घंटे बाद अब दिल्ली में बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और ठीक वैसे ही वादे कर रही है बीजेपी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी या तो दे रही है या आम आदमी पार्टी दे चुकी है अपने लोगों को। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो रेवड़ियां बीजेपी बांट रही है, इसके पीछे क्या इस बात की नर्वसनेस है कि दिल्ली में चुनाव कहीं फंस ना जाए, अगर त्रिकोणीय हो जाए तो बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, या फिर अब पार्टी कोई भी हो हर कोई फ्रीबीज के ही भरोसे है। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि ये जो 8वें वेतन आयोग के ऐलान की बात हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये छलावा बन के निकल जाए, और इन सब पर तफसील से आज बात करेंगे। तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी। और अनिल शर्मा जी के लिए मैं कहती हूँ कि एक बड़ा शानदार कॉकटेल है जिनको इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। वैसे कॉकटेल शब्द से अनिल जी को बड़ी परेशानी है, लेकिन अनिल जी मुद्दे पर आते हैं। बात यहाँ पर उस फैसले की है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया 8वें वेतन आयोग के दावों के साथ। और जो रिपोर्ट्स बताती है वो ये बताती है कि 70 में से 20 विधानसभाएं हैं सर, 20 विधानसभाएं जहां पर सरकारी कर्मचारी या तो रहते हैं या पेंशनधारी रहते हैं। और सर अगर 9 लाख के आसपास कर्मचारी हैं दिल्ली में, तो वो केवल कर्मचारी नहीं है, वो 9 लाख परिवार है। तो आप क्या इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं कि मोदी जी ने चुनाव अपनी तरफ कर लिया है? देखिए, जहां सब पार्टीज लगी हुई हैं अपनी अपनी चीज करने में, मोदी जी के दिमाग में आया। देखिए, वैसे भी आपको बताऊं, जो हमारा 7th पे कमीशन था वो खत्म हो रहा था 2026 में। इन्होंने उसको जल्दी कर दिया। जल्दी करने का कारण ये मैं मानता हूं कि दिल्ली चुनावों से जोड़ के देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता आप दिल्ली चुनावों को इससे अलग कर लें, क्योंकि दिल्ली वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी रहते हैं। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर सरकारी कर्मचारियों की तादाद है वो दिल्ली में 9 लाख का आपने फिगर दिया, उसको अगर आप 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 लाख होता है। अगर आप परसेंटेज निकालते हैं, 1.55 करोड़ वोटर्स है दिल्ली में, अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो 18 से 19% वोटर्स जो हैं वो कर्मचारी हैं। कर्मचारी, उनकी फैमिलीज, उनका परिवार, या तो कर्मचारी या पेंशन मिल रही है। हाँ, पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों मिला के 9 लाख 10 लाख के बीच में फिगर है। एक्चुअल आंकड़ा जो है वो करीब 10 लाख होना चाहिए। लोग 9 लाख बोल रहे हैं, पर मेरा मानना है 5 लाख पेंशनर्स हैं और 5 लाख कर्मचारी हैं। ऐसे करके करीब 10 लाख होना चाहिए फिगर ये। इसके साथ में दिल्ली में जो काम करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन जो कर्मचारी हैं, उनको भी वही 8th पे या 7th पे कमीशन मिल रहा है, और उनको भी 8th पे कमीशन मिलेगा। तो आप सब जोड़ के देखेंगे तो ये नंबर करीब आपका निकल के आता है 20% के आसपास। सब कुछ जोड़ के 20% वोटर्स। जिस देश में 2% 3% पे चुनाव हारा जाता है, जीता जाता है, वहां 20% वोटर बहुत बड़ी तादाद होती है। तो मैं मानता हूं ये डिसीजन, देखिए बीजेपी के खासियत है, 1993 में लास्ट चुनाव जीती थी दिल्ली का, और 98 तक रूल करा था। 27 साल से दिल्ली में बीजेपी नहीं आ पाई। बीजेपी के लिए किसी भी तरह से बीजेपी में हर समय रहा है, हमें कोई भी चुनावों में जीतना है, जीते नहीं जीते वो बात अलग है, पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है ये आते आते भी 8th पे कमीशन कम से कम 1 से 2 साल लेगा, अगर आया टाइमली तो। वरना तो आप देखिए क्या होता है आगे, ये आगे भी बढ़ सकता है। पर अनाउंसमेंट जो है, कहीं ना कहीं वहां जो कर्मचारी हैं
उनके दिमाग पे कुछ तो असर छोड़ा होगा, मेरा मानना ये है। मास्टर स्ट्रोक नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई चीजें और होती हैं जो अंतर डालती हैं। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि इसकी डिमांड बहुत दिनों से थी कर्मचारियों के द्वारा, और उन्होंने उसको जल्दी अनाउंस कर दिया। दिल्ली चुनाव को देख के मैं फिर बोलूंगा, सिर्फ दिल्ली चुनाव को देखिए, दिल्ली में सिर्फ 70 सीटें हैं, कोई स्टेटहुड का भी पूरा स्टेटहुड नहीं है दिल्ली के पास में, पर दिल्ली नजरों में रहता है लोगों के, दिल्ली दिल में बसती है लोगों के, इसलिए उसको जीतना लास्ट कोशिश मानता हूं मैं। ये मोदी जी की तरफ से आई है, ये लास्ट कोशिश है, किसी भी तरह से हम चुनाव जीत जाए, सिर्फ ये दर्शाता है मुझे। सर, अगर ये 8वें वेतन आयोग को अगर हम सिंप्लीफाई करें आसान भाषा में दर्शकों के लिए, तो जो बेसिक सैलरी है, बेसिक मिनिमम सैलरी जो होती है 34,650 रुपए की जा सकती है, जबकि 7वें वेतन आयोग में ये 18,000 के आसपास थी। तो इससे कितना फर्क पड़ जाता है? दूसरा मेरा एक और सवाल है दोस्तों कि माफ कीजिएगा सर, कि ये जो दरिया दिल्ली है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए तो हो जाती है, ये बेचारा आम आदमी वो भी एक्सपेक्ट करता है कि सालाना उसकी भी इस लेवल पर सैलरी बढ़ जाए। हमारे देश में हर आदमी ना तो सरकारी कर्मचारी बन सकता है, और अब तो सरकारी नौकरियां और कम हो गई हैं। कुमकुम जी, अगर आप देखें 7th पे कमीशन जब आया था, उस टाइम पे 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था शायद, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो 2016 के आसपास इंप्लीमेंट हुआ था। 10 साल जोड़ते हैं तो 2026, हाँ 2016 होगा बिल्कुल। 2016 में जब आया था तो जो प्राइवेट की जो नौकरियां थी, 7th पे कमीशन को देख के उनको भी मजबूर होना पड़ा था 5 से 8% सैलरी इंक्रीज करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए इसका रिपल इफेक्ट भी होता है, और जगह भी चीजें बढ़ती हैं। और हम दिल्ली चुनाव से तो जोड़ ही रहे, देखिए ये पॉलिटिकल गेम तो खेल लिया मोदी जी ने, पर इसका इम्प्लीकेशन इंडियन इकोनॉमी में भी बढ़ेगा। ये मैं कई बार आपके शो में बोल चुका हूं, और मेरी ये शुरू से थी कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा इसका, क्योंकि ये कुछ मुझे लगता है इन्होंने चाइना से भी सीख ली। तो चाइना ने अभी पैसे बढ़ाए करीब 30-32%, और अगर आप जो कैलकुलेशन बता रहे हैं, अगर ये कैलकुलेट करता हूं मैं, तो करीब 34% के आसपास, रफली 33-34% के आसपास लोगों की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा होगा। 32-34% के आसपास, क्योंकि एकदम से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरा मानना है 32 से 34% के आसपास इजाफा होगा। पर आप सब घूम फिर लीजिए, देखिए मोदी जी में एक चीज है, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है, और वो पूरी अभी यूटिलाइज नहीं हुई है। तो शायद वो यूटिलाइजेशन के चक्कर में बैठे। दूसरा, उनमें एक चीज और है, सरप्राइज एलिमेंट बहुत है, कभी भी कुछ सरप्राइज दे देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत डिसीजन लिया गया है, किसी तरह से दिल्ली को जीता जाए। आज ही मैं देख रहा था, जब ये अनाउंस हुआ उसके बाद में शायद आज केजरीवाल जी ने एक डिमांड रख दी है कि 50% कंसेशन दिया जाए मेट्रो में, और बसों में फ्री दिया जाए स्टूडेंट्स को। उन्होंने कर भी दिया है, उन्होंने ऐलान कर भी दिया स्टूडेंट्स के लिए फ्री। हाँ, तो ये आप देखिए, मतलब ये जो दिल्ली चुनाव है तो कहने को कुछ भी नहीं, दिल्ली में स्टेटहुड है नहीं, पुलिस नहीं है, हाँ। पर लोगों की नजर इस चुनाव पे बहुत ज्यादा है, और लोग बड़े इंटरेस्ट से इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि बीजेपी 27 साल से आप देखिए नहीं आ पाई पावर में। पहले शीला दीक्षित थी, फिर अरविंद केजरीवाल आ गए, तो दिल्ली में कभी बीजेपी का नंबर नहीं आया। और मैं मानता हूं ये लास्ट ब्रह्मास्त्र जैसा यूज करा है बीजेपी ने। सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, 6th पे कमीशन के बाद में क्या सक्सेस मिला था, 7th पे कमीशन के बाद क्या सक्सेस मिला था, क्या 8th पे कमीशन उतना सक्सेसफुल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। मैं कुमकुम जी इसमें एक कैविएट बोलते हैं जिसको, एक छोटा सा वो डालना चाहूंगा। लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है, हमारी तनख्वाहें बहुत बढ़ेगी। क्या उस स्तर पे तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या ये ऐलान ही रह जाएगा, ये देखना पड़ेगा। पर लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये तो 2 साल बाद ही पता चलेगा ना। आप बता रहे हैं कि 2026 तक तो पिछला वेतन आयोग ही चलेगा नहीं। मैंने ये कहा कम से कम 1 साल से 2 साल तो आप मान के चलिए इस प्रोसेस में लगेगा। तो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिल गया कि हाँ हमारी बढ़ने वाली है सैलरी, ये वाला। बिल्कुल,
ये साइकोलॉजिकल बूस्ट भी इसलिए दिया गया है कि लोगों को, कि उनको ये बताया जाए हम पैसे बढ़ा रहे हैं आपके, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। तो जो जनता है, जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको लगता है अरे हमारे पैसे बढ़ेंगे, अरे हमारे पैसे बढ़ेंगे, हम खर्च करेंगे। तो वो एक लोगों में, क्योंकि मैंने आपको बोला दिल्ली वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी है पूरे हिंदुस्तान में, और ये हो ही नहीं सकता। अब सर वैसे भी अगर एक कोई सरकारी कर्मचारी है किसी परिवार में, तो वो एक अकेला थोड़ी है, परिवार चला रहा है। तो परिवार में 4 लोग है ना, बेटे बहू का भी वोट है, घर में दूसरे लोगों का भी वोट है। तो अगर एक कर्मचारी है तो समझ लीजिए कि वो बेसिकली 4 वोटर हैं परिवार को अगर आप जोड़े तो। मैं तो मैडम बहुत लोअर फिगर लेके चल रहा हूँ, मैं तो 3 मान रहा हूँ। 3 को मैं मानता हूँ तो 27 लाख वोटर हो जाते हैं, और टोटल वोटर्स दिल्ली के अंदर 1,55,00,000 ही है सिर्फ। 27 लाख वोटर का। एक चीज और अनिल सर, ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली चुनाव को लेकर, तब एक सवाल पूछा गया था कि बजट आ रहा है, बजट को लेकर अगर दिल्ली को लेकर कोई ऐलान किया गया तो राजीव सर ने बोला था, वैसे तो शेरो शायरी कर रहे थे ज्यादातर, लेकिन उन्होंने बोला था कि बजट में कोई ऐलान नहीं होगा दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए बजट में तो कोई ऐलान नहीं होगा, लेकिन सरकार इधर ऐलान कर रही है। तो ये आचार संहिता उल्लंघन नहीं है? आप कौन से चुनाव आयोग की बात कर रही है? ये चुनाव आयोग है कहां नजर आता है आपको चुनाव आयोग? डेट भी एडजस्टमेंट हो जाती है जो पिछले चुनाव हुए उसके अंदर। चुनाव आयोग देखता है क्या? बीजेपी कुछ भी करती है उसकी तरफ नजर भी घुमाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। शेरो शायरी में सारी चीजें खत्म हो जाती है रिप्लाईज के अंदर, वो तो जरूर पढ़ना है। और वो जिस स्तर की शायरी है उस स्तर की तो मैं कहता हूं ट्रक वाले बेटर लिख देते हैं पीछे अपने, वो ज्यादा अच्छे हैं उनसे। तो मैं ये मानता हूं, एक तो क्या था आपको बताऊं, एक तो अंतर ये पड़ रहा था जब से आपने जीएसटी बढ़ाया, ऐसी चीजों पे जिन चीजों पे जीएसटी नहीं होना चाहिए था, लगाया या बढ़ाया जो भी करा। पॉपकॉर्न बहुत बड़ा टॉपिक बन गया हिंदुस्तान के अंदर, पॉपकॉर्न पे लगाया, लोगों ने बात करी, मैंने भी बात करी कि समोसे अकेला खाओगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चटनी के साथ खाओगे तो 18% टैक्स देना पड़ेगा शायद। ये भी करते हैं निर्मला ताई जी, हमें नहीं पता। पर उसके बाद में इनको जनता को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। और इसलिए आप देखिए टोटल जो फिगर है, मैं गलती पे नहीं हूं तो 1,40,00,000 है, ऐसा कुछ फिगर है शायद, जो सरकारी कर्मचारी है टोटल। टोटल मिला के ऑल ओवर इंडिया कह रहे हैं आप? ऑल ओवर इंडिया। तो अभी तो कहीं चुनाव है नहीं, नेक्स्ट चुनाव बिहार है, वो तो दूर है, नवंबर में है। मेन जो उनका कंसर्न था वो दिल्ली था। इनको जो हम बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब साम दान दन भेद सब लगा दो, पर दिल्ली किसी तरह से जीत लो। उस चक्कर में इसका अनाउंसमेंट आया। इतने दिनों से मांग थी इसकी, तब तो अनाउंसमेंट नहीं आया। अभी अनाउंसमेंट आने का कारण ये है कि ये दिल्ली इनकी नजरों में है और दिल्ली ये खोना नहीं चाहते। आज दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम है बीजेपी को, ये सच्चाई है। मतलब फंसी है बीजेपी, आप मानते हैं? फंसी हुई है बीजेपी दिल्ली के अंदर। मतलब वो हरियाणा और महाराष्ट्र वाला माहौल नहीं है। देखिए अब ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए हरियाणा महाराष्ट्र के बाद में बड़े कंफ्यूजन में आ गए कि फिगर देते हुए डरते हैं। पर हाँ, आज की तारीख में ऐसा लगता है बीजेपी फंसी हुई है। मतलब वहां दिल्ली के अंदर में मान रहे हैं आप? एज दे रहा हूं मैं, स्लाइट एज। क्या ये उनको बीजेपी को आगे खींच पाएगा? बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक तो खेल लिया, या ये बोलूं कि ब्रह्मास्त्र तो चला लिया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अब इसका कितना अंतर पड़ेगा? इन 9 लाख कर्मचारी, 9 लाख कर्मचारी इसमें पेंशनर्स भी हैं, इन पे कितना अंतर पड़ेगा ये देखना बड़ा मजेदार भी होगा। हाँ, एक और आंकड़ा आया है सर, आज ही दिल्ली में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी, 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। मैं जानना चाहती हूँ सर, ये जो खुन्नस है देश के बाकी परिवारों से, ये किस तरह की खुन्नस होती है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां सत्ताधारी दल बीजेपी, जिसकी केंद्र में सरकार है, वो कहती है हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो देश के जो बाकी राज्य हैं वो क्या इंतजार करें कि हमारे राज्य में भी चुनाव हो तो शायद बीजेपी 500 के सिलेंडर का वादा करेगी? और उससे आगे जाकर एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ, इस वक्त फ्री बीज का जमाना है। मोदी जी इसको रेवड़ियां बोलते थे, लेकिन अब खुद उनकी पार्टी रेवड़ियां बांटने में कोई पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, अब कोई पार्टी पीछे नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी यही किया, कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही है, खुद बीजेपी भी यही कर रही है। एक इकोनॉमिक्स
और एक पॉलिटिक्स के जानकार के तौर पर आप इसको भारत के लिए कितना सही मानते हैं? मतलब हम, और दूसरा, क्या एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी समझ रही हैं कि भारत के लोगों की हालत इतनी खराब है कि 2500 रुपए और 2100 रुपए महीना उनके लिए बहुत बड़ी बात है? एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपने पूछा सिलेंडर मैं ज्यादा क्यों दूं और दूसरा स्टेट वाला कम क्यों दे। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, पर ये जनता की समझ में क्यों नहीं आ रही, ये मेरे समझ, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम क्या है कुमकुम जी, बहुत कम लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को समझ पाते हैं इस देश में। पॉलिटिक्स की बात तो पान की दुकानों पे भी हो जाती है खड़े होके, पर इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, और सबसे ज्यादा असर वही डालता है। आपके ही शो में किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट करा, उस आदमी की मैं तारीफ करूंगा, आज ये मेरे को मौका भी मिला बोलने का। उसने लिखा, आप ऐसे हो, जापान के अंदर न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटिक्स बाद में शुरू होती है। सिर्फ आपकी चैनल है जो इकोनॉमिक्स को इतनी तवज्जो दे रहा है, वरना कोई नहीं दे रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जेब पे असर इकोनॉमिक्स डालती है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये सब पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो आप करते हो। एक 2100 बोलता है, एक 2500 बोलता है, शायद कांग्रेस ने भी 500 रुपए का सिलेंडर बोला था अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो दिल्ली में। तो यहाँ तो आपस में लड़ाई चल रही, कौन कितना लुटा सकता है। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज मान रही है ना कि इनका जो गवर्नेंस का मॉडल है फेल कर गया। बिल्कुल सही बात है आपकी, फेल कर गया। और आपके देखिए इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है, आप सोशल वेलफेयर में दीजिए ना, देना है तो हेल्थ सेक्टर में पैसा बढ़ाइए, लोगों को फ्री इलाज दीजिए। आपने वीडियो भी करा हेल्थ के ऊपर, बहुत अच्छा वीडियो करा मॉर्निंग में। आप हेल्थ पे बढ़ाइए, आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ाइए लोगों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे, कि हम सोशल आपको कैसे कैसे आगे। ये पैसा बांटना ये तो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, लोगों की आदतें भी बिगाड़ रहे हैं। आप वो काम क्या करेंगे फिर? एंड मोरओवर ये जो आप लाडली बहन योजना हो चाहे महिला सम्मान योजना हो, ये जो पैसा था, हो सकता है इससे कोई डैम बन जाता, इससे कोई हाईवे बनता, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनता, आपका उद्योग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता, ज्यादा उद्योग लगता, अल्टीमेटली वो समाज का ही फायदा है ना। लेकिन सरकारों को लगता है कि पता नहीं डैम बनेगा 10 साल में, फ्लाईओवर बनेगा 5 साल में, चुनाव तो अभी आना है तो पहले ये दे दो। लेकिन आप सोचिए ना, आप ये पॉलिटिकल माइलेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन नुकसान तो अपना ही है। बहुत ज्यादा हो रहा है। इजी वे ऑफ विनिंग इलेक्शंस बोलता हूं मैं इसको। इट इज द इजीएस्ट वे टू विन इलेक्शन, टू विन वोट्स। प्रवेश वर्मा जी तो पैसे बांट रहे थे, आपको पता होगा, आपके दिल्ली में। वो तो स्वीकार भी किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने स्वीकार करा है, वो पैसे बांट रहे थे। क्यों बांट रहे थे, क्या कारण था? अपनी जेब से बांट रहे थे क्या? अपनी जेब से कभी कोई नेता खर्च नहीं करता मैडम, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। मुझे इतने साल हो गए पत्रकारिता में, कोई भी नेता इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता अपनी जेब के पैसे। वो भी चाहता है या तो पार्टी दे दे या कहीं से आ जाए। ये जेब के पैसे से कोई नहीं बांटता हमारे दर्शकों को। ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैम, इसे रिप्लाई नहीं दे सकता। पर हाँ, ये जरूर आपने क्वेश्चन बहुत वाजिब उठाया, और इसका रिप्लाई भी वाजिब है कि दिल्ली में 500 रुपए का और हरियाणा में 900 रुपए का अगर ऐसा हो, या दिल्ली में 500 का, पंजाब में 1000 का, तो लोग कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? ये सब चीजें जो हैं ये गलत है। मैं इस चीज को कभी सही नहीं मानता हूं। मेरा हर समय मानना है कि आप सोशल वेलफेयर पे खर्च करिए। सोशल वेलफेयर का मतलब ये है कि आप हेल्थ सेक्टर में लोगों को फ्री इलाज दीजिए, दवाइयां दीजिए, स्कूल अच्छे कर दीजिए, स्कूल अच्छे करिए, एजुकेशन अच्छा करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए। ये चीजें तो सही है, पर आप ऐसे बांटते रहेंगे तो लोग क्या, उससे एक आदत भी पड़ जाती है, फ्री का पैसा आ रहा है, मुझे क्या करना है। तो ये जो चीजें हैं गलत हैं, क्योंकि इससे आपका डेफिसिट भी बढ़ता है, साथ में आपकी इकोनॉमी पे एक प्रेशर भी आता है बहुत तगड़ा, क्योंकि आप लोन लेके चुकता करते हो। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने पता नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा और किससे लोन लिए हैं, इतना करोड़ों का लोन ले लिया, किस चीज के लिए मेरे समझ में नहीं आता। आप लोन जब बढ़ाते हो तो मेरे ऊपर भी तो लोन का भार पड़ रहा है ना, पर कैपिटल लोन मेरे ऊपर भी भार पड़ रहा है उस लोन का, मैं कहां से चुकता करूंगा। तो ये चीजें सोचनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अंत में एक चीज और बोलूंगा गुम जी, मुझे नहीं पता बंद कर रहे नहीं कर रहे, नहीं, ये जो 8th पे कमीशन है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू दिल्ली इलेक्शन। में बड़े दावे के साथ ये बोल सकता हूँ। अब रिलेटेड तो है, लेकिन ये अपना कितना वजन, कितना प्रभाव छोड़ पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने शॉर्ट नोटिस में आप हमारे साथ जुड़े, विस्तार से चर्चा के लिए। आप देखते रहिए मेरा चैनल।